आज 9th क्लास के जो साइंस की बुक है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर है और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर सराउंडिंग टू अस। हमारे आसपास जो मैटर है, जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आप के हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन है, आप किसी चेयर पे बैठे हो, आसपास चेयर होगी, गार्डन होगा, घर होगा, ईंटें होगी, दीवार होगी। तो आसपास आपके बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा सब कुछ जो भी है आपके आसपास, आपके हाथ भी इवन क्यों ना हो गए, आप जहाँ पे आसपास जिसमें भी आप अभी हो, तो आपके आसपास एक मैटर से आप घिरे हुए हो, है ना। आपके आसपास मास ही मास है, दूर दूर तक देखो तो, है ना। चाहे धरती से चंद्रमा तक चले जाओ या सूर्य तक पहुंच जाओ, है ना, मून या सन तक पहुंच जाओ, आपको हर जगह मास ही मास दिखाई देगा। तो ये जो चैप्टर है, ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इसका जो मेन पर्पस ये है कि आपको एक मास की फीलिंग आ जाए कि ये मास आखिर होता क्या है ना। आपके अंदर एक बहुत ही बढ़िया मास की फीलिंग डेवलप हो जाए, इसीलिए ये चैप्टर डिजाइन किया गया है। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरी तरह से फील लेंगे, मैक्सिमम फील लेंगे कि भाई ये आसपास का जो मैटर है ये वाकई में क्या है, कैसे होता है, क्या नेचर है इसकी, क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह से बिहेव करता है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है, वैसे ये चैप्टर आपके लाइफ में जो केमिस्ट्री नाम का एक फील्ड होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रिएक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर की सहायता से आप इस केमिस्ट्री वाले फील्ड में एंटर होने जा रहे हो। जैसे मान लो अगर हमें किसी हॉल में एंट्री लेनी है ना, किसी जगह में जाना है, तो हम एक दरवाजे के थ्रू जाते हैं ना। एक दरवाजा होगा, दरवाजे में जब एंट्री ले लेंगे तो हम उस हॉल में या फिर कहीं पे भी चले जाएंगे, क्लासरूम में चले जाएंगे। तो वैसे ही केमिस्ट्री के फील्ड में एंट्री लेनी है, तो ये एंट्री वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एक फीलिंग्स डेवलप करते हैं मैटर की, और उसके बाद में हमारा केमिस्ट्री जो हमारा फील्ड होता है उसमें हमारी एंट्री हो जाती है और हम केमिस्ट्री को समझने लगते हैं। तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान में रखें। और आज अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं आपके साथ और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है, साइंस का क्लास का चैप्टर 1 है ये। तो चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 1, मैटर सराउंडिंग टू अस। मैटर, मैटर सराउंडिंग टू अस। हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में। अब देखो, सराउंडिंग में मैटर है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चला जाता हूँ कि आसपास के मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया था। तो जितना भी हम साइंस पढ़ते हैं, वैसे तो ये वेस्टर्न्स वेस्टर्नर्स जो है, जो अमेरिका में या फिर जो इंग्लैंड में साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने भी हमारे आसपास की चीज़ों को समझने के लिए अपने खुद के प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो मैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में मैटर को समझने के लिए किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, मैं सबसे पहले उसकी तरफ जाता हूँ कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है हमारी, इंडियन हिस्ट्री में जो इंडियन फिलोसफर्स हुए, उन्होंने किस तरह से मैटर को समझा, मैटर को अंडरस्टैंड किया। तो इंडियन हिस्ट्री में मैटर को कैसे समझा गया, हम सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में जो मैटर है, उसको समझने के लिए हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। मैटर, मैटर इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में मैटर को क्लासिफाई किया गया था 5 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स में, जिसको बोलते हैं पंचतंत्र, पंचतत्व। जैसे पंचतत्व की कहानियां सुनी होगी आपने, पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई किया गया था। किसमें क्लासिफाई किया गया था? 5 एलिमेंट्स में। 5, एक मिनट, ये ड्रॉ मत करिए स्क्रीन पे आपका, एक मिनट। तो 5 एलिमेंट्स थे। इंडिया इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया।
ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि हिंदी में अपन को फील आएगी, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है हिंदी में डेवलप हुआ है। आज से जो इतिहास अगर पुराना देखे अपन, तो वहाँ पे हिंदी होती थी या संस्कृत होती थी, तो सारा का सारा ये हिंदी में ही डेवलप हुआ है। तो 5 तत्व जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पृथ्वी, पृथ्वी जिसको अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, अर्थ, ठीक है। एक होता है, नेक्स्ट होता है अर्थ के बाद में वाटर, जिसको हिंदी में पानी तत्व या जल तत्व भी बोलते हैं, हमारे वेदों में इसका जिक्र है, जल तत्व। और तीसरा होता है फायर, फायर इसको हिंदी में अग्नि तत्व भी बोलते हैं। चौथा होता है हमारा, चौथा बताओ क्या होता है, किसी को पता है, मैसेज में आप लिख सकते हो कौन कौन से होते हैं। 2 और एलिमेंट बाकी है, कौन कौन से होते हैं, किसी को पता हो तो मैसेज में लिखे, चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है विंड, हवा, विंड या फिर एयर, एयर यानी कि वायु, वायु तत्व होता है। और एक और लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, और बताइए लास्ट एलिमेंट, और एयर। और प्रखर ने बोला है स्काई, स्काई, अनु ने बोला स्काई, प्रखर ने बोला स्पेस, सरस्वती ने बोला एयर, तन्वी ने बोला स्काई। ओके, चलो, अब स्काई है या स्पेस है, एक्चुअल में इसको स्पेस बोला जाता है, स्पेस या फिर वैक्यूम, इसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं या फिर स्पेस भी बोल सकते हैं, वैक्यूम। तो ये 5th एलिमेंट होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वात, निर्वात बोलते हैं या फिर आकाश तत्व भी बोलते हैं, आकाश। तो ये 5 तत्व जो है इनमें क्लासिफाई किया जाता है। अब आप एक दिमाग में परसेप्शन डेवलप कीजिए, आप कोई भी तरह का मैटर अपने आसपास देख रहे हो, ये पूरा जो क्रिएशन है इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का, आप दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाइए और दूर दूर तक इस क्रिएशन में आप देखिए, आप इन 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी दूसरा नया एलिमेंट आपको मिलेगा भी नहीं। आप कहीं पे भी चले जाए, आपको या तो वहां पे अर्थ एलिमेंट दिखाई देगा, जैसे आप जिस टेबल पर बैठे हो वो लकड़ी है, लकड़ी पे बैठे हो तो लकड़ी किससे मिलकर बनी हुई है, अर्थ एलिमेंट से। अर्थ एलिमेंट क्या हो गया, जो मास जहां पे फील होता है वहां पे वो क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट। जैसे जहां पे मास है, जहां पे एक रिजिड मास है, वो अर्थ हो गया। या फिर आप कहीं दूसरी तरफ चले जाओ, जैसे अपनी बॉडी की बात करते हैं, अपनी बॉडी जो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो हमारे जो पुराने साधु सन्यासी या फिर जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी यही बोला कि अगर हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, क्योंकि देखो हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में ये माना जाता था कि हमारा बॉडी के अंदर पूरा संसार विद्यमान है, इन आवर बॉडी द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट, हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड उपस्थित है। तो ऐसा मानते थे कि हमारा शरीर अगर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इस पूरे संसार में दूर दूर तक केवल ये 5 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, देखो जैसे अर्थ एलिमेंट हो गया, जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो अर्थ एलिमेंट हो गया, वाटर जो हम पानी पीते हैं वो वाटर एलिमेंट हो गया, फायर, हमारे बॉडी के अंदर फायर कहाँ होता है, फायर से मतलब ये नहीं है कि अगर 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 आग लग रही है, जैसे आग जलती है ना, चूल्हे में आग जलती है, गैस पे आग जलती है, तो वैसा आग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई फायर होना जरूरी नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, थोड़ा सा ध्यान से कहीं पे पढ़ा हो, तो केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है उसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो हीट का रिलीज करेगी या हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से फायर एलिमेंट जो है एज ए हीट हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। आपको एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आया, एग्जैक्टली बताओ क्या समझ में नहीं आया रितिका। अभी तक मैंने तो कोई बढ़िया सा एक इक्वेशन वगैरह शुरू ही नहीं किया, कोई बड़ा इक्वेशन या फिर कोई मैथमेटिकल टर्म्स या फिर कोई इक्वेशन वगैरह, एकदम सिंपल सिंपल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही चल रही है। एग्जैक्टली व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, टेल मी। देखो अर्थ एलिमेंट तो जो खाना खाया वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, रोटी खा रहे हैं वो अर्थ एलिमेंट है क्योंकि वो अर्थ से आ रही है। दूसरी बात, वाटर एलिमेंट जो पानी पी रहे हैं वो वाटर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट क्या है उस वो समझने लायक है कि फायर एलिमेंट क्या है, कि कहीं हमारे
बॉडी के अंदर फायर कहाँ पर है, हमारे बॉडी में कोई आग लगी हुई है क्या, आग लगी हुई है तो हम जल क्यों नहीं जाते, हम जल के खत्म क्यों नहीं हो जाते। तो फायर एलिमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में जो हीट एक्सचेंज होता है, वो हीट एक्सचेंज जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो मैं चलो इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूँ। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, जो फायर एलिमेंट्स होता है ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये हीट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन होता है, हीट फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे अंदर, खाना जाता है, खाना पानी के साथ रिएक्शन करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन भी रिएक्शन करती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में हीट जनरेट होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट जनरेट होती है यानी कि हीट रिलीज होती है, या फिर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट जब रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है, हीट कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और जब कोई हीट एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ये दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो वो होती है जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। जैसे आपने, अगर आपके घर पे चूना पत्थर या फिर जो कड़ी करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है वहां पे, आपने देखा होगा कि कड़ी में जब पानी मिलाते हैं, जो चूने का जो कड़ी होता है उसमें पानी मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, उसमें आग लग जाती है। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल में अगर आप माचिस की तीली लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आग लगेगी, फायर निकलेगी, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। इसी तरह से कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, कुछ में एब्जॉर्ब होती है। जिनमें हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जब हम भोजन के भोजन ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है। और ये रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। देखो एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझना, एक एक वर्ड को मेरा ध्यान से सुनना, और उसी से आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। जब हमने हमारी बॉडी में फूड इंटेक लिया, फूड इंटेक लिया, वाटर लिया, एयर लिया, मतलब ऑक्सीजन लिया, अब ये सारे जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे। अब ये केमिकल रिएक्शंस दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्सोथर्मिक हो सकती है और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होती है, यानी कि वो हीट एटम बाहर क्या करती है, निकालती है बाहर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को या फिर अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसे दे देती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप चीनी अगर पानी में मिलाओ, आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक गिलास लेना, गिलास के अंदर पानी रखना, उसमें चीनी चम्मच से मिलाना। जब आप चीनी को चम्मच से पानी में मिलाओगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका गिलास है, उसकी गिलास का जो स्टील वॉल है वो ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि जो वाटर और शुगर जो है उन्होंने आपस में जब रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन में हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई। तो हीट क्या कर ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई, किससे, जो ग्लास की वॉल्स है, जो स्टील ग्लास की जो दीवारें हैं, उनसे उस रिएक्शन ने हीट ले लिया। हीट ले लिया तो जो आपके स्टील ग्लास की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका डिटेल में आगे भी अपन पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया, क्योंकि जो हमारी बॉडी जिन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है,
उसको और ज्यादा इलोबरेट करने के लिए, क्योंकि देखो आप हर जगह सुनोगे कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको एक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। तो बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट कहाँ होता है? बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट है हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यही जो हीट का एक्सचेंज है, यही क्या है? फायर एलिमेंट है हमारी बॉडी में। तो ये इस तरह से आपको फायर एलिमेंट को ध्यान में रखना है। देखो बहुत ज्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं है, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग रखना है, एक बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको इनके बारे में रखना है। तो फायर एलिमेंट हम यहाँ पे ऐसे क्लियर करेंगे। चौथा एलिमेंट आते हैं, फोर्थ एलिमेंट पे, जो है एयर। एयर पे आते हैं, एयर पे बात करते हैं। बॉडी के अंदर अर्थ कहाँ होती है? मनीषा ने एक सवाल पूछा, बॉडी के अंदर अर्थ कहाँ होती है? देखो अर्थ से मतलब क्या है, जैसे जो अर्थ होती है, जैसे अपन जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं अपन? रोटी खाते हैं या सब्जियां खाते हैं। तो ये रोटी और सब्जियां आती कहाँ से? आप पूरा ओरिजिन की तरफ जाइए, ये इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से पैदा होती है? तो देखो रोटी जो होता है, रोटी में गेहूं लगता है, गेहूं जो चक्की में पीसते हैं, चक्की से पीसने से पहले भी अगर जाएं तो वो किसी खेत में गेहूं लगेगा। अब खेत में गेहूं लगेगा, तो खेत में जब गेहूं लगता है तो गेहूं लगाने के लिए हम तो एक दाना बोते हैं, एक बीज का दाना हमने गेहूं का खेत में डाला। लेकिन एक बीज के दाने से एक गेहूं का पौधा निकला, उस गेहूं के पौधे में कितने होते हैं? 100 या 200 या 1000 दाने जो हैं एक दाने से हम बना लेते हैं। अब एक दाने से 1000 दाने बने, तो वो एक दाने से 1000 दाने बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें उस दाने को न्यूट्रिशंस जो हैं वो कहाँ से मिले? अर्थ से मिले। उसने क्या किया? मिट्टी को दानों में कन्वर्ट कर दिया। उस छोटे से दाने में भगवान ने इतनी खूबसूरती के साथ कोडिंग कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर रखी है, इतना जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है कि उस एक दाने को जब आप मिट्टी में डालोगे तो वो एक दाना पृथ्वी से, अर्थ से जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस में नाइट्रोजन हो गया या फिर फॉस्फेट्स हो गए, उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको कंज्यूम करता है, और वो एक दाना 1000 दानों में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा? पृथ्वी से बाहर पेड़ निकलेगा, पेड़ निकल के वो एक दाना 1000 दानों में कन्वर्ट हो गया। अब वो 1000 दाने वापस क्या आएंगे? अपने पास आएंगे, तो उनको हम कंज्यूम करेंगे। जब हम गेहूं को या फिर हम रोटी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है? फूड डाइजेशन होगा। फूड डाइजेशन होता है, तो फूड डाइजेशन में क्या होता है? फूड जब डाइजेस्ट होता है तो तीन तरह की चीजें होती है उसमें। तीन तरह की चीजें क्या होती है? उस फूड का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम में आता है। जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारी बॉडी को डेफिनेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? उस खाने से आती है। कुछ हिस्सा हमारी बॉडी को बनाने में काम आता है, उस भोजन का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी को बनाने में काम आता है। जैसे हमारी समय के साथ हड्डियां भी बड़ी होती रहती है। जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक, आपकी हड्डी पहले छोटी थी जब आप छोटे थे, अब आपकी हड्डियां बड़ी हो चुकी है। आपकी आंखें पहले छोटी छोटी थी, अब आपकी आंखें बड़ी हो चुकी है। पहले आपके हाथ छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने, जब आप बच्चे थे। अब आप जब बड़े हो गए हो तो आपके हाथ बड़े बड़े हो गए हैं, आपकी हाइट बड़ी हो गई है। तो ये जो ग्रोथ मिली है, ये ग्रोथ कहाँ से मिली? ये ग्रोथ जो आप बचपन से लेके आज तक रोजाना सुबह शाम दोपहर जो समोसा कचौरी खाते हो, जो चॉकलेटें खाते हो, जो आप धान का कंजप्शन करते हो, आप जो भोजन खाते हो, ये वहीं से आपको ग्रोथ मिली है। क्योंकि उस भोजन का कुछ हिस्सा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ हिस्सा आपको बॉडी को बनाने में खर्च होता है, और कुछ हिस्सा आपका जो जो नित्य कर्म होता है, सुबह सुबह जब जाते हो आप तो फ्रेश होने जाते हो, तो उसमें निकल जाता है, जो बाकी बचा हिस्सा होता है। तो हमारी हड्डियां, हमारा जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो सब कुछ है, ये कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट का फॉर्म होती है। हमारी हड्डियां, हमारा जो मसल्स है, हमारे जो टिप्स है, हमारा जो ये चमड़ी है, जो सारा है, सब कुछ जो है, जो रिजिड है, जो सॉलिडिफाई है, वो क्या है? हमारा अर्थ एलिमेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे बॉडी में स्काई कहाँ होता है? जैसे अर्थ एलिमेंट समझ में आ गया, सरस्वती ने पूछा है कि वेयर इज द स्काई इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में स्काई कहाँ है? चलो हम, मैं एयर और स्काई, एयर और स्पेस, है ना, एयर और आकाश, वायु और आकाश दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। देखो वायु कहाँ है और आकाश कहाँ है। वायु और आकाश में पहले तो आप अंतर समझिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड स्पेस? एयर या फिर वैक्यूम में डिफरेंस का क्या है?
जैसे अभी हम यहाँ पे, जैसे अर्थ है ये, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ इसको और अच्छे से। जैसे ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, सपोज दिस इज आवर अर्थ। इस अर्थ के चारों तरफ एक सराउंडिंग में एक गैस का गुबार है, जैसे होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर, और कई सारे ये स्फेयर्स होते हैं। ये जैसे मान लिया हमारा कोई अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के आसपास यहाँ पे क्या होती है, गैसेज होती है। ये गैसेज होती है, गैसेज में कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, CO2 होती है ना, बहुत सारी गैसेज होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, ये मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है एयर। लेकिन ये एयर, हम यहाँ पे जब अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे आसपास तो ये एयर है, लेकिन यहाँ से एक सर्टेन हाइट के बाद, यहाँ से एक सर्टेन हाइट के बाद जब यहाँ पे आते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे एयर नहीं होती, नो एयर एट ऑल, कुछ भी नहीं होता, एकदम खाली जगह आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्पेस, जहाँ पे एयर के पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल भी नहीं होती एक सर्टेन हाइट के बाद। जब हम हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या क्या होता है, जहाँ पे एयर मौजूद रहती है, जहाँ पे हमारे ये जो गैसेज हैं, O2, N2, CO2, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जिस जगह पे ये विद्यमान रहती है, जहां पे रहती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, इन सभी मिक्सचर ऑफ गैसेस को। ठीक है। अब यहां से जब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकल जाते हैं, तब वहां पे क्या मिलता है अपन को, कुछ भी नहीं मिलता, वहां पे एयर भी नहीं होती। तो वो रीजन क्या होता है, वो होता है स्पेस। जैसे मून पे जब जाते हैं, तो मून पे वहां पे एयर नहीं होती, तभी तो आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही भारी सूट पहन के जाते हैं। उस सूट में क्या होता है, उस सूट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है मशीनों के द्वारा, वो ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं जो सूट में लगा होता है। तो उस ऑक्सीजन के टैंक से वो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वो मून पे चल सकते हैं या फिर स्पेस में चल सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अपने अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझिए डिफरेंस बिटवीन एयर एंड स्पेस। एयर जो है वो तो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, गैसों का गुबार है, वो तो हो गई एयर। लेकिन स्पेस क्या है, वैक्यूम क्या है, आकाश क्या है, आकाश तत्व है जिसमें एयर का कोई प्रेजेंस नहीं है। यहाँ पे एयर यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस की प्रेजेंस है, और आकाश यानी कि वैक्यूम, जहाँ पे कोई गैस मौजूद नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखें। अब मैं आता हूँ अपनी बॉडी में, अपना जो शरीर है, उस शरीर में एयर कहाँ पर है और अपने शरीर में आकाश कहाँ पर है, यानी कि हमारे शरीर में एयर कहाँ पे और वैक्यूम कहाँ पे, इसको ध्यान से समझना है। देखो, एयर तो कहाँ पे होगी, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। आप सभी को ये बात बेसिक एक साइंस की जो एनालॉजी है आपको पता होनी चाहिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या ले रहे हैं, हम अपने अंदर एयर नहीं ले रहे क्या, हमारे बॉडी के अंदर एयर जाती है, तो ऑक्सीजन हम जब हमने लिया तो ये ऑक्सीजन जाके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ पे बॉडी में जब जाते हैं, तो फेफड़ों के अंदर, हमारे फेफड़े जो है वो ब्लड से कनेक्टेड रहते हैं, तो फेफड़ों के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा बॉडी टायर्ड रहने लगता है, हमारे अंदर एनर्जी बनती नहीं है, हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी, और हम पूरी तरह से थक जाएंगे और बेड पे आ जाएंगे। जैसे अभी आपको पता ही है, कोरोना महामारी चल रही है। तो कोरोना महामारी में क्या हो रहा है, कोरोना महामारी में लोगों के जो फेफड़े हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब फेफड़े अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फेफड़े क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। फेफड़े क्या है, एक पंप की तरह है, वो सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बाहर देते हैं, अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, CO2। अब फेफड़ों में जब इन्फेक्शन हो रहा है, तो फेफड़ों में इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, हमारे फेफड़े काम करना थोड़ा कम कर देते, काम करना कम कर देंगे, तो हम ऑक्सीजन कम लेना, हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर से बाहर से, वो कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड में जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा तो उस वजह से हमें बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम बेहोश हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं अभी, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन लेवल डाउन होते ही
क्या होता है कि वो बेहोशी की हालत में उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को वेंटिलेटर की सहायता से हम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं तो वो वापस एनर्जाइज हो जाते हैं। तो एयर कहाँ पर है जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एयर का कंजप्शन कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में एयर का बहुत बड़ा रोल है। तो एयर है हमारी बॉडी में। अब लास्ट आता है कि वैक्यूम कहाँ पर है, आकाश कहाँ पे है, हमारी बॉडी में खालीपन कहाँ पर है। अब देखो, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जो एयर होता है वो भी पार्टिकल होता है, और दूसरे जो पार्टिकल्स है उनसे भी मिलके बनी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है हमारी बॉडी में ऐसे, ठीक है। और जो एयर है वो भी तो एक पार्टिकल ही है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, अलग अलग गैसों के। जैसे ये H2 गैस का पार्टिकल हो गया, ये किसका हो गया, H2 गैस का पार्टिकल हो गया। और ये मान लो हीलियम का पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये मान लो N2 गैस का पार्टिकल हो गया। तो ये देखो कॉम्बिनेशन इनका सबका मिलके क्या बना रहा है, ये जो गैसेज है, गैस के जो पार्टिकल्स है, इनका सबका कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना रहा है। मान लो ये हो गया कोई CO2, और O2 भी हो गया कोई। तो ये सब मिलके क्या बना रहा है, एयर मिलके बना रहा है। ये मिलके क्या बना रहा है, एयर मिलके बना रहा है। लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में एक खाली जगह होगा ना, एक एम्प्टी जगह तो होगी होगी, एक एम्प्टी जगह होगी या नहीं होगी, एम्प्टीनेस होगा ना। तो ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो खालीपन है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं खालीपन, एकदम खाली है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एयर के पार्टिकल भी नहीं है ना। हमारे बॉडी जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको एटम्स बोलते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो हमारी बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई। अब इन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई तो खाली जगह होगी, है ना। इवन जो एयर के पार्टिकल, उनके बीच में भी तो कोई ना कोई खाली जगह होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे हम एक क्लास में बच्चे बैठाते हैं, तो बच्चे जब बैठते हैं तो एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं मान लो, तो 3 बच्चे बैठे हैं, तो 3 बच्चों के बीच में कोई ना कोई तो जगह खाली हो रहेगी। थोड़ा सा भी अगर माइल्यूट सा भी खाली रहे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारी बॉडी जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई खाली जगह जरूर है। इवन जैसे एटम्स जो होते हैं, 2 एटम्स के बीच में भी कोई ना कोई खाली जगह होगा। यही जो खालीपन है, जहां पे एयर भी नहीं एग्जिस्ट करती, इवन एयर डू नॉट एग्जिस्ट, इवन एयर डू नॉट एग्जिस्ट, एयर भी एग्जिस्ट नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो हिस्सा होता है जहां पे एयर भी नहीं होती, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पेस बोलते हैं, या फिर स्काई बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस, स्काई, वैक्यूम या फिर आकाश तत्व, ये सारे क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो फिफ्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट या फिर आकाश तत्व या फिर स्काई एलिमेंट या फिर वैक्यूम एलिमेंट, ये होता है हमारा फिफ्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में स्पेस होता है, और इवन 99% जो होता है हमारा बॉडी खाली रहता है। मतलब पूरा खाली है एक तरह से। अगर इसको पूरी तरह से एटम्स को अगर मान लो कन्वर्ट कर दें, तो हम बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर अर्थ जैसे बनी हुई है, अर्थ भी क्या बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ऐसे। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये एटम्स टाइटली पैक्ड नहीं है, यानी कि इनके बीचों बीच क्या है, कुछ खाली जगह भी है। और अगर ये खाली जगह हटा दी जाए और अर्थ के सारे एटम्स को एकदम टाइटली पैक कर दें कि बिल्कुल भी वैक्यूम जो है इन एटम्स के बीच में ना रखा जाए, तो आपके जो अर्थ के सारे एटम जो है, उनको एक क्रिकेट की जो बॉल होती है, छोटी बॉल, उसके जितना बनाया जा सकता है। अगर हम अर्थ के सारे एटम्स जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये साइंस फिक्शन की बातें हैं। जब आप एडवांस और ज्यादा स्टडी करते हो साइंस की, तब आपको ये बातें पता चलती है कि अर्थ के सारे एटम्स जो हैं, सारे जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस अगर हटा दिया जाए, तो अर्थ जो है, अर्थ का साइज जो है एक छोटे से क्रिकेट की बॉल के जितना बनाया जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरीज है ऐसी। तो ये साइंस फिक्शन की बात है। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्काई क्लियर हो गया, स्पेस क्लियर हो गया, वैक्यूम क्लियर हो गया, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी एंड इन यूनिवर्स, इन आवर बॉडी। एक तो हमारी बॉडी के अंदर में भी है,
और मैंने जैसा कि बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमेशा यही माना है कि द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन आवर बॉडी, तो पूरा संसार हमारे शरीर में ही विद्यमान है। तो इस वजह से ये अगर हमारी बॉडी में है तो ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में भी होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्स को ऐसा माना गया हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, कि ये 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्काई एलिमेंट। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, तो आप पूछ सकते हो चैट के माध्यम से। चैट में आप मैसेज लिख दीजिए अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई हो और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा। बताइए, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई सवाल हुआ आपका, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द क्वेश्चंस। क्लियर है? ठीक है, 5 एलिमेंट्स के फंडा समझ में आया। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, हाँ बताओ क्या है, कोई डाउट है? टाइप करो, इफ यू हैव एनी डाउट टाइप कर दीजिए, पर्सनल मैसेज या फिर पब्लिक मैसेज भी टाइप कर सकते हो। कवर ऑफ साइंस बुक? साइंस बुक के कवर को देख के क्या करोगे? इज देयर एनी पार्टिकल दैट डिडंट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी? कोई ऐसा पार्टिकल है जो बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, हमारी बॉडी में सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हैं। हमारी बॉडी सर्वगुण संपन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी बॉडी में नहीं है। और देखो, ये तो एंशियंट हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री थी, उसमें मैटर को इस तरह से क्लासिफाई किया गया। बाद में मैटर को क्लासिफाई किया गया कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल अलग अलग तरह का होता है। मैटर जो है एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जो अभी देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, अपन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अब जाते हैं। ठीक है, ये तो इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन था, अब जाते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न टाइम में मैटर को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो मैटर होता है, मैटर को बोला जाता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जो मैटर है मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जो भी अपन आसपास जितना भी सब कुछ देखते हैं वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? वो एटम से मिलकर बना हुआ है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऐसे कहते हैं। और एटम्स बहुत तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आयरन का एटम अलग होता है, गोल्ड का एटम अलग होता है ना। सोडियम का एटम अलग होता है, हीलियम का एटम अलग होता है, ऑक्सीजन का एटम अलग होता है। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अलग अलग होते हैं। देखो, हमारे एंशियंट जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें तो 5 एलिमेंट्स बताए गए थे, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें एलिमेंट्स बहुत तरह के बताए गए। कि भाई जो एटम्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एटम भी डिफरेंट होते हैं। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मॉडर्न सिस्टम किया जाता है कि फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स देयर आर डिफरेंट एटम्स, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स there are different atoms। तो जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके लिए एटम्स भी क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। ये हमारा मॉडर्न जो नॉलेज है उसमें ऐसी बातें बोली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जो गोल्ड होगा वो अपने आप में एक एलिमेंट है, उसका एटम अलग होगा। सिल्वर जो है उसका एटम अलग होगा। आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। आयरन जो है, आयरन यानी कि आयरन लोहा जो होता है उसका एटम अलग होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स जो है अपने पीरियोडिक टेबल में, अपन पीरियोडिक टेबल आगे अपन पढ़ेंगे, कई तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं
और पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 या 121 जो एलिमेंट्स हैं अभी तक हमने क्लासिफाई कर चुके हैं अलग अलग एटम्स के लिए। तो देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, देर आर 121 या फिर 121 या फिर 121 से 130 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो इतने जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर किया जा चुका है। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे रखते हैं हम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देयर आर 121 टू 130 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और उन सभी को हम कहाँ पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। इसमें पीरियोडिक जो टेबल होगा उसमें हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जितने भी ये डिफरेंट तरह के एटम्स हैं उन एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। आपने एक चार्ट देखा होगा, चार्ट होता है, टेबल होती है, इस तरह से। तो अभी मैंने देखो आज ये जो अपना फर्स्ट लेक्चर था इसमें मैंने आपको केवल बेसिक्स जो है साइंस के आपका एक थोड़ा सा एक रूपरेखा बनाई है। हालांकि इतना ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है आपके बुक के अंदर, आपके बुक के अंदर एक छोटा सा इंडियन हिस्ट्री में बताया हुआ था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और अच्छा डिस्कशन लिया ताकि एक ओवरऑल परसेप्शन जो है वो बहुत अच्छा हमारे माइंड में बन जाए चीज़ों को लेके, ताकि आगे भी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखें। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या सीखा अपन ने। चैप्टर 1 है अपना, इसका नाम है मैटर सराउंडिंग टू अस। तो सबसे पहले मैटर को अगर पढ़ना है तो मैटर का क्लासिफिकेशन करना होगा। इंडियन हिस्ट्री में मैटर को क्लासिफाई किया गया 5 एलिमेंट्स में, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई या फिर स्पेस। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं और इस पूरे यूनिवर्स में भी होते हैं। यहाँ पे फायर एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था कि फायर एलिमेंट कहाँ पे होता है, जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप की हो सकती है। तो वहां पे जो हीट होती है वो एक तरह का फायर एलिमेंट ही होता है। तो ये इंडियन क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो मैटर होता है, मैटर के बारे में बोला जाता है कि मैटर अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और ये डिफरेंट एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। अभी देखो क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। क्लास का टाइम 40 मिनट्स की क्लास का टाइम रिजर्व था, तो आज की क्लास में अपन इतने रखेंगे। यहाँ से आगे कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में और इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। तो कोई भी एब्सेंट ना रहे और अपन फुल ऑन डिस्कशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे।